नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा एक मुलाकात की। मैं बैंक का कर्मचारी हूँ, मेरी हर रोज़ लोगों से मुलाकात होती रहती। दोस्तों, जहाँ पर मैं अभी आजकल जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर लोग किराए पर रह रहे हैं। काफ़ी लोग बाहर से काम करने के लिए आए हैं, जो कि किराए पे रहते हैं। तो मुझे ये पता करना होता है कि वो यहाँ पर कैसे रह रहे हैं और उनका परमानेंट एड्रेस है तो वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं, और अगर किराए पर रह रहे हैं तो कहाँ पर वो किराए पर रह रहे हैं, उनका रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है, और उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है। तो दोस्तों, इस दौरान मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो कि खाता खुलवाने के लिए आया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम पेवा में कब से रह रहे हो, तो उसने बताया कि मैं पेवा में जन्म से रह रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आप जन्म से रह रहे हैं, तब आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है या आप किराए पे रहते हैं। तो उसने बताया कि वो किराए पे रहता है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम यहाँ पर किराए पे रह रहे हो तो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कहीं और का होगा जहाँ के तुम रहने वाले हो, वो मुझे बताइए। तो वो बोला कि सर नहीं, मेरा ये परमानेंट एड्रेस यही है और मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ। फिर मुझे कुछ हैरानी हुई ये सुनकर। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। उससे पहले मैंने उसकी कैटेगरी जानी थी। कैटेगरी में उसने मुझे बताया कि वो एससी कैटेगरी मरासी है। तो मैंने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। तो वो कहने लगा, सर आपको तो पता ही है कि मरासी लोग क्या काम करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कह रहा है कि मरासी लोग क्या काम करते हैं, मुझे पता ही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने उसे कहा कि देखो भाई, मैं नहीं जानता हूँ कि मरासी क्या काम करते हैं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो और ना मैं ज़्यादातर लोगों से उनके जाति के बारे में और जाति क्या काम करती है वो चीज़ें की जानकारी मैं नहीं मांगता। मैं फॉर्म में जो जानकारी होती है खाली उसी के बारे में बात करता हूँ, मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मरासी क्या काम करते हैं। तो उसने कहा कि मरासी जो हैं मरे हुए जानवरों को उठाकर जिस जगह पे उनको डालना होता है वहाँ पर ले जाने का काम करते हैं। तब मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पर जन्म से रह रहे हैं और किराए पे रहते हैं, ये बात जरा मुझे कुछ हजम नहीं हो रही कि आप जन्म से रह रहे हैं किराए पे रहते हैं। तो उसने कहा कि सर मैं जन्म से नहीं रह रहा हूँ, मेरा जो पिताजी थे वो वहाँ पर जन्म से रहते थे और मेरे दादा भी यहीं पे रहते आए हैं। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि जो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहा है और उसके बावजूद वो किराए पे रह रहे हैं, ऐसा क्यों। तो मैंने उससे पूछा कि यार ऐसे कैसे कि तुम लोग जन्मों जन्मों से यहाँ पर रह रहे हो और फिर भी किराए पे रह रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला कि सर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो संत किस्म के बुजुर्ग थे और उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, ना वो उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला और वो ये बात पर ध्यान ही नहीं दे पाए कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं कभी इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, इसका कब्जा कहीं पे लिखवाना भी पड़ेगा। इस बात पे वो ध्यान नहीं दे पाए। और क्योंकि हमारी वहाँ पर झोपड़ी थी, झोपड़ी को जब पक्का मकान बनाया जाने लगा तो हमको कागज़ दिखाया गया और कागज़ दिखा के ये बोला गया कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन तो कागज़ों में हमारी है। हमारे बुजुर्गों को तो पता नहीं था कि ज़मीनें नाम भी करवानी है। उनको तो ये लगता था कि सारी दुनिया अपनी है, सारा जंगल अपना है, सब जगह खाली पड़ी है, सब अपनी है। और उनको कागज़ दिखाकर
मकान बनाने से रोक दिया गया। आज उसी जगह में जहाँ पर वो कई पीढ़ियों से रह रहे थे, उसी जगह पर वो किराए पर रहते। दोस्तों, उसका बच्चा भी साथ में आया था, उसका लड़का साथ में आया हुआ था। मैंने पूछा कि ठीक है, तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे बुजुर्ग किस हालत में रहे, उनकी कोई प्रॉपर्टी उनसे छीन ली गई, तो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? तो दोस्तों वो बोला कि मेरा लड़का जो है 10वीं करके पढ़ाई छोड़ चुका है। तो मुझे इस बात पर गुस्सा आया। मैंने बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी जैसे कट गई कोई बात नहीं, तुम्हारे बुजुर्गों की ज़िंदगी जैसे भी कटी कोई बात नहीं, मगर कम से कम बच्चे को तो पढ़ाओ, इसकी ज़िंदगी तो वैसे ना कटे जैसे मैंने तुमसे तुम्हारा काम पूछा और तुमको बताने में कुछ सेकंड की देरी लगी। कम से कम इस बच्चे को तो ये ऐसा बनाओ कि इसको काम के बारे में बताने में देर ना लगे। तो दोस्तों वो बोला कि मेरा बच्चा मेरे पास ना रहता, इससे अच्छा तो ये था कि मैंने उसको हटा दिया, स्कूल से हटा दिया मैंने उसको। तो मैंने पूछा कि बच्चे को क्या खतरा था, इसकी तो इतनी उम्र भी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। तो बोला कि नहीं सर, मेरे बच्चे को नशे की आदत लगा दी गई और नशे की आदत लगाने की वजह से मैंने उसको स्कूल से हटाना पड़ा, मैंने उसको स्कूल से हटा दिया, क्योंकि नशा करता रहता तो किसी दिन इसकी जान भी चली जाती। इसलिए मेरे पास एक ही लड़का था, मैंने सही नहीं समझा कि इसको स्कूल भेजूं, मैं इसको अपने साथ रख रहा हूं ताकि इसको नशे की हालत से बचा सकूं। दोस्तों, कैसे किसी कौम की पीढ़ियों को खत्म कर दिया जाता है, यहाँ इससे बड़ा उदाहरण शायद मेरे पास नहीं था, शायद मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने इससे बड़ा उदाहरण नहीं था। पूर्वजों की पीढ़ियों को क्योंकि उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको ज्ञान नहीं मिला, उनको जानकारी नहीं मिली और वो भोले व्यक्ति थे, संत किस्म के लोग थे, उनको उनकी जो संपत्तियां हैं, उनकी ज़मीनें हैं, वो उनसे छीन ली गई। जो आज की पीढ़ी है उसको उसका काम से नफरत दिखाकर पीछे धकेला जा रहा है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको नशे में धकेलकर खत्म किया जा रहा है। दोस्तों, सावधान होने की जरूरत है। अब तक जो हुआ सो हुआ, मैं आने वाली पीढ़ियों को कह रहा हूं, आप सावधान हो जाइए, नशे से बचिए। आपको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नशा। आप मेहनतकश हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप दूसरों के मुकाबले अच्छा कमा सकते हैं, मगर आपको जो बर्बाद किया जा सकता है उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नशा। आप नशे से बचिए, अपने आने वाले बच्चों को नशे से बचाइए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, ताकि जो जुल्म ज्यादती हमारी पिछली पीढ़ियों के साथ हुई, वो जुल्म ज्यादती हमारे साथ ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो। जय भीम।